हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। आरिश के टच से आर्या पिघल रही थी। वह आरिश को जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करती, आरिश उतना ही ज्यादा उसे बेकाबू करने की कोशिश करता था। आरिश के हाथ आर्या के पूरे बदन पर घूम रहे थे, मगर आर्या आरिश को ऐसा करने से रोक नहीं पा रही थी। आर्या की गहरी सांस और उसकी सिसकियां की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और यह हर बीते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना पानी की मछली हो और पानी में जाने के लिए छटपटा रही हूँ। आर्या अपनी अधूरी आंखों से आरिश की तरफ देख रही थी, जो कि पूरी तरह से उसमें डूब चुका था। उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। आर्या अपने हाथों को आगे बढ़कर के आरिश के हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर आरिश तुरंत उसके हाथों को पकड़कर उसके पैंट पर ही दबाते हुए अपनी नजर उठाकर आर्या के चेहरे की तरफ देखता है और फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल वाइफी, आफ्टर दिस प्लेजर यू विल कम टू मी योरसेल्फ। आरिश की बातें सुनते हुए आर्या की पकड़ बेड पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एक तो इतनी मुश्किल से उसने आरिश की पकड़ से अपने हाथों को हटा दिया था, मगर फिर भी आरिश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अचानक से ही आर्या चीख तेज हो जाती है और कुछ ही पलों में रूम में पूरी तरह से शांति छा जाती है। सिर्फ उन दोनों के गहरी सांसों की आवाज ही रूम में गूंज रही थी। आर्या बेहद तेजी से सांस लेते हुए आरिश की तरफ देख रही थी। इधर आरिश आर्या के पैरों के पास ही बैठा हुआ आर्या को गहरी सांस लेता हुआ देख रहा था। आरिश थोड़ी देर इंतजार करता है, जब तक कि आर्या पूरी तरह से खुद को रिलैक्स नहीं कर लेती है। जब आर्या की सांस धीमी होने लगती है, तब एक बार फिर से वह अपने हाथों को आर्या के बदन पर रखता है, जिसे आर्या आरिश की देखते हुए तुरंत ही अपने पैरों को मोड़ते हुए आरिश को खुद से दूर कर देती है। मगर आरिश उसे उसकी थाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसकी थाई पर अपनी पकड़ करते हुए बोला, डोंट डू दिस वाइफ, यू कांट एस्केप फ्रॉम मी। टुनाइट व्हाटएवर आई वांट विल हैपन, एंड फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाटएवर यू वांट विल हैपन। बट आई डोंट वांट दिस आरिश, बट आई वांट टू रिमाइंड यू दैट यू आर माइन एंड माइन अलोन। यू आर नॉट अलाउड टू गेट क्लोज टू एनी अदर मैन। आरिश अपनी बातें कहते हुए एक बार फिर से आर्या के ऊपर झुकने लगता है। इस बार आर्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। इधर आर्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझता है और आर्या की तरफ बहुत ही प्यार से देखते हुए धीरे से उसके गालों पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी। और इसी के साथ कमरे में आर्या की तेज चीख गूंजने लगती है। इतने महीना बाद आरिश को खुद के अंदर महसूस करते हुए आर्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। आर्या को बेहद दर्द महसूस हो रहा था। वह तुरंत आरिश को खुद से दूर करने के लिए छटपटा उठती है, मगर आरिश ने उसे पूरी तरह से अपने हाथ में थाम रखा था, जिसे आर्या चाहकर भी आजाद नहीं हो पा रही थी। आरिश, प्लीज डोंट डू दिस, आई कांट बेयर दिस पेन, प्लीज कम आउट। आर्या अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में आरिश की तरफ अपनी आंसू भरी नजरों से देखते हुए कहती है। आर्या की आंखों के कोने से आंसू बहकर उसके पिलो पर गिर जाते हैं। इधर आरिश आर्या की जोरदार चीख सुनकर तुरंत आर्या की तरफ देखने लगता है और आर्या की आंखों में आंसुओं की तरफ देखते हुए एक पल को वह भी किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम जाता है। मगर अगले ही पल वह आर्या के हाथ को छोड़ते हुए उसके चेहरे को धीरे से सहलाता है और फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स वाइफ, आई हैव नॉट डन एनीथिंग न्यू दैट वुड कॉज यू सो मच पेन, एंड वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन व्हाई आर यू फीलिंग सो मच पेन टुडे। आरिश आर्या के दर्द को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह लगातार आर्या के चेहरे को प्यार से सहलाया जा रहा था, आर्या के पूरे चेहरे पर किस किए जा रहा था। मगर आर्या वह बार बार एक ही जिद लगाए बैठी थी कि आरिश उससे दूर हो जाए, और एक पल को आरिश अपनी जगह पर ठहर भी जाता है। जब तक आर्या शांत नहीं हो जाती, तब तक आरिश आर्या के गले में अपने चेहरे को छुपाए हुए खुद को शांत करने में लगा हुआ था। आर्या के शांत होते ही आरिश का एग्रेसिव नेचर एक बार फिर से बाहर आने लगता है और आर्या की सिसकियां एक बार फिर से कमरे में गूंजने लगती है। ना जाने ये सिलसिला रात के की पहर तक चलने वाला था। आर्या के नाखून आरिश के पूरे बदन को लगभग खारोच चुके थे। हर जगह आर्या के नाखूनों के ही निशाना बने हुए थे, मगर आरिश को तो जैसे इस तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा था। आरिश आर्या के चेहरे को बेहद प्यार से देखता है और बेहद प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए लगातार उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। और अब आर्या की तकलीफ भी कम होने लगी थी। वह भी आरिश के गर्दन में अपनी बाहें लपेटे हुए आरिश का साथ दे रही थी, मगर फिर भी उसकी आंखों में कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही थी, जिसे आरिश देख पा रहा था। मगर ना तो आरिश ने अब तक कुछ कहा था और ना ही आर्या ने। अंडस को सिद्धार्थ इस समय विंडो के पास खड़ा विंडो से बाहर देखे जा रहा था कि तभी बेड पर सो रही सोना की आंखें खुल जाती है। वह अपने हाथों को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए सिद्धार्थ को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर सिद्धार्थ जब उसके हाथों में नहीं आता और वह महसूस करती है कि सिद्धार्थ की तरफ का बेड खाली है, तो वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर हैरानी से सिद्धार्थ के बगल वाली जगह पर देखती है। मगर सिद्धार्थ को वह ना देखकर वह पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ती है और विंडो के पास खड़े सिद्धार्थ पर उसके नजर जाकर टिक जा रही है। सिद्धार्थ ने सिर्फ इस समय अपनी पैंट पहन रखी थी। उसके ऊपर बॉडी पूरी तरह से नेक थी, जो कि सोना पीछे से ही देख पा रही थी। सिद्धार्थ की पीठ की तरफ देखते हुए सोना धीरे से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है।
और वह बेड से नीचे आती है। सोना धीमी कदमों से चलते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंचती है और पीछे से ही सिद्धार्थ से लिपटे हुए अपने हाथों को सिद्धार्थ के कमर पर कसते हुए अपने धीमे से आवाज में बोली, क्या हुआ, आप इतनी रात उठ गए और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही है? सिद्धार्थ, जो सोना के गले लगाते हैं, अपनी आंखें बंद कर चुका था। वह सोना के सवाल को सुनकर धीमे से अपनी आंखें खोलता है और फिर ऊपर चांद की तरफ देखते हुए बोला, काफी रात हो चुकी है सोना, तुम उठ क्यों गई? सिद्धार्थ अपनी बातें कहते हुए सोना को अपने आगे करता है और प्यार से उसके चेहरे को अपने हथेलियां में भरकर उसके गालों को सहलाता है। सोना सिद्धांत के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए की धीमी आवाज में बोली, आप जानते हैं मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है, मगर फिर भी आज आपने मुझे अकेले बेड पर सोने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें मेरी नींद टूट गई तो इसमें मेरी क्या गलती? यह सब आपकी गलती है। सोना के ऐसे कहते ही सिद्धार्थ अपने हाथ से सोना की छोटी सी नाक पर रब करते हुए उसकी नाक पर किस करता है और फिर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा मेरी गलती है, चलो अब सोते हैं। सिद्धार्थ अपनी बातें कहकर सोना को अपनी गोद में उठता है और उसे लेकर बेड की तरफ आ जाता है। सिद्धार्थ धीरे से सोना को बेड पर लेटाता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। उसके लेटे ही सोना उसके ऊपर चढ़कर अपने चेहरे को सिद्धार्थ के सीने में छुपाते हुए कसकर सिद्धार्थ को पकड़ लेती हैं। इधर सिद्धार्थ भी उसे अपनी बाहों में उसे भरते हुए एक हाथ से उसके माथे को सहलाने लगता है। सोना सिद्धार्थ के सीने पर अपने सिर को रखे हुए सिद्धार्थ की धड़कनों को सुनती हैं। अपनी धीमी सी आवाज में बोली, सिद्धार्थ, क्या आप किसी चीज को लेकर परेशान है? क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? सोना के सवाल पर सिद्धार्थ के हाथ सोना के बालों को सहलाते हुए रुक जाते हैं। सिद्धार्थ तुरंत अपने सिर को नीचे करके सोना की तरफ देखता है और एक बार फिर से उसके बालों को सहलाते हुए अपने धीमी सी आवाज में बोला, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, अब तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है, इतनी देर तक तुम्हारा जागना बिल्कुल सही नहीं है। सिद्धार्थ सोना की बातों को पूरी तरह से पलटते हुए उसे अपनी बाहों में और भी ज्यादा छुपाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगता है। मगर सोना वह तो पहले ही समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है जो सिद्धार्थ को परेशान कर रही है, मगर सिद्धार्थ उसे वह बात नहीं बता रहा और अभी भी सिद्धार्थ का इस तरह से उसके सवालों को इग्नोर कर देना कहीं ना कहीं सोना को यकीन दिला गया था कि सिद्धार्थ सच में परेशान है। अंडस्को होटल पार्टी अभी भी चालू थी। यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी मौजूद थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यह एक बिजनेस पार्टी थी तो यहाँ पर बिजनेसमैन रात रात भर एक एक डील पर चर्चा करने वाले थे। एक बिजनेस पार्टी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर तरह के बिजनेसमैन मौजूद होते हैं और यहाँ से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती है अपनी बिजनेस से रिलेटेड बातें करने के लिए, इसलिए कोई भी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हर कोई बात कर रहा था। इधर राघव दानिश को ड्रिंक पर ड्रिंक दिलवाया जा रहा था और दानिश भी ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था। दानिश पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। उसे अब ये भी नहीं पता था कि वह इस समय कहाँ पर है और राघव यही चाहता था। वह दानिश की तरफ देखता है और फिर गहरी सांस लेते हुए उसके बगल वाले चेयर से उठाते हुए अपने धीमी सी आवाज में बोला, इस पागल आदमी के लिए ना जाने मुझे कितना कुछ करना पड़ता है। एक तो ये सारी गलतियां खुद ही करता है और उसके बाद उसे गलती की भरपाई मुझसे करवाता है। ना जाने आने वाली जिंदगी में इस तरह के और कितने नमूनों को मुझे संभालने होंगे। खुद तो अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा है और मेरी जिंदगी इतनी नर्क बना रखी है। राघव खुद से ही झुंझलाते हुए अपनी बात कहते हुए तेज कदमों के साथ होटल के कमरे की तरह बढ़ रहा था। अभी वो होटल के कॉरिडोर में पहुंचा ही था कि तभी वह सामने से आती एक लड़की उसे टकरा जाती है। हालांकि राघव को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उस टकराने वाली लड़की सीधा जाकर फर्श पर गिरती है और फर्श पर गिरते ही उसकी रोने की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है। राघव हैरानी भरे नजरों से अपने सामने फर्श पर गिरी हुई उसे लड़की की तरफ देख रहा था। राघव को तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लड़की को जरा भी चोट आई होगी, मगर यह इतनी जोर जोर से रो रही थी कि राघव के दिमाग और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। वह पहले ही इतना ज्यादा परेशान था, अब गुस्सा आ रहा था और उस लड़की का इतनी तेज रोना राघव को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। राघव तुरंत ही नीचे झुकता है और उसके बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए झटके से छोड़ते हुए उसे दीवार से सटाकर खड़ा करता है और उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुम्हारे मुंह से अब एक भी आवाज निकली तो मुझे जरा भी देर नहीं लगेगा तुम्हें और रुलाने में। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? राघव के डांट पर वह लड़की तुरंत ही अपने होठों पर अपनी उंगली रख लेती है, मगर उसकी आंखों में आंसू भर चुकी थी और वह अपनी शर्मिला की आंखों से राघव को देखने जा रही थी। इधर राघव की भी नजर उसे लड़की के ऊपर नीचे देख रही थी और वह उसकी तरफ देखते हुए गहरी सांस लेता है और फिर अपने सिर को नामे हिलाते हुए बोला, एक तो मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती है, जब इन लड़कियों से इतनी ज्यादा ड्रिंक संभालती नहीं है तो यह इतने ज्यादा पीती ही क्यों है, और आज सारे नमूने मेरी ही झोली में क्यों गिर रहे हैं? मैं कितने को संभालूं? एक को तो मैं पहले ही वहां पर सुला कर आया हूं, अब इसे मैं कहां छोड़ कर आऊं? राघव अपनी गहरी नजरों से उसे लड़की की तरफ देखता है और धीरे से उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम कहाँ रहती हो? अगर तुम्हें अपना एड्रेस याद है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवा देता हूँ। राघव की बात सुनने पर वह लड़की अपनी टिमटिमाती आंखों से राघव की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए हुए अपने दोनों बाहें उठाकर वह राघव के गले में लपेट देती है और उसकी इस हरकत पर राघव बिल्कुल मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमकर खड़ा रह जाता है। ये राघव की जिंदगी का पहला ऐसा मोमेंट था जब किसी लड़की ने उसे इस तरह से अपने करीब किया था।
आज से पहले राघव ने किसी लड़की की तरफ ध्यान तक नहीं दिया था, ना ही उसने किसी लड़की को अपने करीब आने दिया था, मगर उसके सामने खड़ी लड़की जिस तरह से अपनी नशीली आंखों से राघव को देख रही थी और जिस तरह से वो उसके करीब खड़ी थी, राघव तो सब कुछ भूल चुका था। राघव अपने कमरे को अनलॉक करता है। उसे अपने कमरे को अनलॉक करने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लग चुका था, क्योंकि उसके गले में वह लड़की किसी बंदर के बच्चे की तरह लटकी हुई थी और वह उसे जितना ज्यादा दूर करने की कोशिश कर रहा तो उसकी पकड़ उसके ऊपर उतना ही ज्यादा कसती जा रही थी। राघव को समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन सी आफत उसके गले पड़ गई थी। पहले तो उसे लड़की की करीबी राघव को बेचैन कर रही थी और राघव उसे दूर भी नहीं कर पा रहा था, और ना ही राघव को ये पता था कि आखिर ये लड़की है कौन और वह इतने बड़े बिजनेस पार्टी में क्या कर रही है। रूम जैसे ही अनलॉक होता है, राघव गहरी सांस लेता है और उस लड़की की कमर को मजबूती से पकड़ते हुए वह रूम के दरवाजों को खोलता है और तुरंत ही रूम के अंदर एंटर होते हुए वह दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है और अगले ही पल वह उसे लड़की को बेड के पास ले जाते हुए जोर से बेड पर उसे फेंकते हुए गहरी गहरी सांस लेता है और फिर अपनी गहरी नजरों से बेड की तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, अब चुपचाप सो जाओ। राघव अपनी बात कहकर बिना उसे लड़की की तरफ देखे तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागता है। वॉशरूम में पहुंचते ही राघव तुरंत ही शावर को ऑन करता है और शावर के नीचे खड़े हो जाता है। राघव को बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी। राघव भीगते हुए एक एक करके अपने सारे कपड़े अपने बदन से निकालकर फर्श पर फेंका जा रहा था और कुछ ही पल में राघव के सारे कपड़े नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे। राघव अपने हाथों को अपने बालों में उलझाते हुए कुछ देर पहले जो हुआ वो सोचने लगता है। थोड़ी देर पहले वो लड़की जिस तरह से उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी और नशे में जिस तरह से वो उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, ये राघव के लिए बहुत ही अजीब था। राघव पूरी तरह से होश में था, इसलिए वह चाहकर भी उस लड़के की नशे में होने का फायदा नहीं उठा सकता था, मगर राघव की बॉडी उसे लड़की की टच से रिएक्ट करने लगी थी। उसे लड़की की करीबी राघव के सोए हुए अरमान जगाने लगी थी। उसने तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ इस पार्टी में ऐसा कुछ होने वाला है। राघव काफी देर तक शावर के नीचे खड़ा रहता है। ठंडे पानी से शावर लेने की वजह से राघव की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। राघव शावर को बंद करता है और अपना हाथ बढ़ाकर वह टॉवल को उठता है और उसे अपनी कमर में लपेटे हुए वह शावर एरिया से बाहर आता है और खुद को मिरर में देखते ही राघव की आंखों के सामने एक बार फिर से वह नजारा घूम जाता है जो थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में हुआ था। राघव सारे ख्यालों को झटकते हुए सीधा बाथरूम के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, मगर जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे को खोलता है, दरवाजा खुलते ही वह लड़की लड़खड़ाते हुए राघव के ऊपर गिरती है और राघव जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वह उसे संभाल पाता उससे पहले वो खुद भी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। राघव हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए उसे लड़की की तरफ देखने लगता है और अगले ही पल गुस्से से अपने दांतों को किटकीटते हुए उसे लड़की के छोटे से चेहरे को पकड़कर ऊपर उठता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने दांत किटकीटते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि चुपचाप सो जाओ? क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है? राघव के गुस्से भरी आवाज सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने राघव की धुंधली परछाई थी। वह तुरंत ही राघव के हाथों को अपने चेहरे से झटकती है और अपने सिर को राघव के सीने पर रखते हुए अपने गालों को राघव के सीने पर रब करने लगती है और उसके ऐसा करने से राघव अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़ लेता है। उसे लड़की के छोटे छोटे हाथ राघव के एब्स के ऊपर टिके हुए थे और वह जिस तरह से अपने गालों को राघव के सीने पर रब करने में लगी हुई थी, उससे राघव की धड़कनें तेज होने लगी थी। अभी अभी जो उसने ठंडे पानी का शावर लेकर खुद को शांत किया था, एक बार फिर से उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। राघव तुरंत ही उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, मगर उस लड़की को संभालना राघव के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह धीरे से अपने ऊपर से धक्का देकर अपने साइड में लेटता है, मगर वह इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि उसे कोई चोट ना आए। राघव उसके सिर के नीचे अपने हाथ लगाते हुए अपने सिर को टेढ़ा करके उस लड़की की तरफ देखता है और अगले ही पल वो फर्श से उठने की कोशिश करता है, मगर उसके इस कोशिश में जिस वजह से उसने उसे लड़की के सिर के नीचे अपने हाथ लगाए थे, उसके उठते ही उसका सिर तेजी से फर्श से टकराता है और टकराते ही वह लड़की नशे में ही दर्द से करार उठती है और वह तुरंत ही अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोलकर राघव की तरफ देखती है और उसका चेहरा इस समय बिल्कुल रोने जैसा हो गया था। वह तुरंत ही अपने हाथों को बढ़ाती है और राघव की बाजू को खरोच लेती है। राघव उसे लड़की से बहुत दूर बैठा हुआ था, जिस वजह से उसे लड़की के छोटे छोटे हाथ उसके बाजू तक ही पहुंच पाती है, मगर वह उसे वहां भी खरोच लेते हैं। राघव तुरंत ही अपने हाथों को देखता है जहां पर उसे लड़की के खरोचने के निशान बन चुके थे और उसमें से खून आने लगा था। राघव तिरछी नजरे से उसे लड़की की तरफ देखता है और अपने सिर को जोर से पकड़ते हुए अपने बालों को लगभग खींचते हुए अपने जलती हुए आवाज में बोला, हे भगवान, ये सारे आफत मेरे ही जिंदगी में क्यों है? इतनी मुश्किल से तो मैंने उस नमूने को इतना पिलाकर वहां सुलाया था और अब मैं जब खुद सोने आया तो आपने इस आफत को मेरे गले में डाल दिया। क्या आज की रात मुझे जरा सा भी सुकून मिलने वाला है? राघव फर्श से खड़ा होता है और फिर उसे लड़की की तरफ देखता है जो कि फर्श पर सोने की तैयारी कर चुकी थी। राघव अपनी आंखें रोल करते हुए अपने पंजों के बल नीचे फर्श पर बैठता है और उसे लड़की के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे फर्श से खड़ा करता है। राघव उसे लेकर कमरे में आता है और एक बार फिर से बेड पर लेटे हुए उसे पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर फेंक दूंगा, समझी तुम?
राघव की बात सुनने के बाद वह लड़की अपनी आंखें बंद किए हुए अपने सिर को ना में हिला देती है, जिसे देखकर राघव का तो सच में मन कर रहा था कि वह उसे कमरे से बाहर फेंक दे, मगर फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही कबर्ड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कबर्ड से वह अपनी ट्राउजर निकलता है और वह कमरे में ही चेंज करने लगता है, क्योंकि राघव के लिए वह लड़की नशे में थी और जैसे अपनी आंखें नहीं खोली जा रही थी वह भला उसे क्या ही देखती। राघव अपनी टावल को निकालकर नीचे फर्श पर फेंकता है और अपने ट्राउजर को पहनने लगता है। वह अपने ट्राउजर पहन के जैसे ही पीछे पलट अपने सामने का नजारा देखकर उसकी ही आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने बेड पर वह लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए अपनी पलकें बिना झपकाए ही उसकी ओर देखे जा रही थी और उसकी नजरें जहां पर टिकी हुई थी ये देखकर एक पल को राघव के कान बुरी तरह से लाल हो जाते हैं। राघव को लगा था कि उसकी डांट सुनने के बाद अब ये लड़की दोबारा बेड से उठने की कोशिश नहीं करेगी। वह जिस तरह से उसे देख रही थी राघव को ही शर्म आ गई थी। राघव निकलते हुए अपने गले को साफ करता है और फिर अपनी नज़र इधर उधर फेरने लगता है ताकि वह खुद के अनकंफर्टेबलनेस को दूर कर सके। थोड़ी देर तक इधर उधर देखते रहने के बाद वह अपने कदम कोच की तरफ बढ़ा देता है और कोच पर लेटा है और बिना उसे लड़की की तरफ एक बार भी देखे वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी कुछ पल ही बीते कि राघव को अपनी खुले हुए सीने पर किसी के छोटे छोटे हाथों का एहसास होता है। राघव तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह लड़की नीचे फर्श पर बैठे धीरे धीरे उसके सीने को पर अपने हाथ चला रही थी और उसके हाथ इस समय राघव के सीने पर ऐसे घूम रहे थे जैसे ही राघव एक लड़की हो और वह लड़की उसके चेस्ट को फील करने की कोशिश कर रही थी। राघव तुरंत उसके छोटे छोटे हाथों को अपनी मुट्ठियों में कस लेता है और फिर उसकी तरफ अपनी नजर घूमकर गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम शांति से एक जगह सो नहीं सकती हो? मैंने तुम्हें वह पूरा बेड दे दिया, क्या तुम्हें वह भी कम लग रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? राघव के हाथ पकड़ लेने पर वह लड़की थी जिसे अपने हाथों को खींचती है। उसे राघव की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसके इस तरह करते ही राघव हड़बड़ाते हुआ सीधा सोफे से नीचे गिरता है और अब वो लड़की राघव के नीचे दबी हुई थी और राघव अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे लड़की को ही देखे जा रहा था। इस थोड़ी देर में इस लड़की ने राघव को इतना परेशान कर दिया था कि जितना आरिश ने उसे अब तक की जिंदगी में भी परेशान नहीं किया होगा। अभी तक राघव को इस लड़की से मिले हुए 1 घंटा ही मुश्किल से बीता होगा। इस 1 घंटे में इस लड़की ने उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी थी, उसके सारे कंट्रोल पर पानी फेरते हुए और उसके अरमानों को जगाने की कोशिश कर रही थी और शायद वह ये भूल गई थी कि अगर राघव के अरमान उसे पर हावी हुए तो दर्द उसे ही सहना होगा। लड़की राघव के नीचे दबी हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राघव की तरफ देखते हुए अपनी बाहें राघव के गले में लपेट लेती हैं और अपनी नजरों से आंखों से राघव की तरफ देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, तुम बहुत अगडू हो, तुम जब से मुझे मिले हो तब से मुझे डांटे जा रहे हो, क्या तुम प्यार से बात नहीं कर सकते? उसे लड़की की आवाज बहुत प्यारी थी जो कि अभी अभी राघव ने सुनी थी और उसकी शिकायत सुनकर राघव की आंखें तुरंत सॉफ्ट हो जाती है, मगर फिर भी वह उसकी बाहों को अपने गले से निकलने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ ना कि बहुत रात हो चुकी है, सो जाऊं, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है ना, मुझे गर्मी लग रही है। उसे लड़की की बात सुनकर राघव अपनी नजरें नीचे करके उसे लड़की के पहने हुए कपड़ों की तरफ देखता है और फिर गहरी सांस लेता हुए धीरे से उसके गालों पर अपने हाथ को रखता है। राघव के ठंडे हाथ जैसे ही उसके गालों को छूते हुए लड़की उसके हाथों को अपने कंधे और अपने गालों के बीच दबा लेती है और राघव की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है। उसके ऐसा करते ही राघव भी हल्का सा मुस्कुरा उठता है। उसे लड़की की हरकतें सच में बहुत प्यारी थी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस समय गर्मी लग रही होगी, लेकिन तुमने इतनी ज्यादा पी ही क्यों जब तुम इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती हो तो? मैंने खुद से नहीं पी, मुझे उसे गंदी लड़के ने पिलाया। वह बार बार मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहा था और जब मैं मना कर रही थी तो वह मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा था, इसलिए मुझे पीना पड़ा। वह लड़की नाराजगी से अपने आईब्रोज को सिकोड़ते हैं अपने होठों का पाउच बनाते हुए अपनी धीमी सी आवाज में कहती है। राघव उसकी सारी बातें सुन रहा था और उसकी बातें सुनते हुए वह गहरी सांस लेता है। पता नहीं आजकल के लड़कों को हो क्या गया है, लड़की नजर आती नहीं है कि वह सभी उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। एक बार यह भी नहीं सोचते हैं कि उस लड़की पर क्या बीतेगी। वह लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर उसे लड़की को वह पसंद होंगे तो वह लड़की खुद ही आगे से आकर उनके जिंदगी में शामिल हो जाएगी, उन्हें इतनी ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर नहीं, इन्हें तो हर लड़की सिर्फ हार और जीत का जरिया नजर आती है। सभी बस लड़की को अपनी जिद से हासिल करना चाहते हैं, कोई उसे प्यार से पाना नहीं चाहते हैं। राघव उसे लड़की के छोटे से चेहरे को प्यार से सहलाते हुए उसके ऊपर से साइड होता है और उसे धीरे से उठाकर एक बार फिर से बेड की तरफ ले जाता है और बेड पर बिठाते हुए प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस समय सो जाओ, तुम्हें जो भी बात करनी है सुबह बात करते हैं, ठीक है? इस समय तुम होश में नहीं हो और तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या बोल रही हो। राघव अपनी बातें कहकर उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है, जिससे उसे लड़की की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। राघव को लग रहा था कि वह सो रही है। थोड़ी देर तक लगातार उसके सिर पर हाथ फेरता रहता है और फिर वह उठकर अपनी कोच की तरफ कदम बढ़ा देता है, मगर वह कुछ कदम ही चला था, उसके हाथ लड़की के छोटे छोटे हाथों की पकड़त थी और तुरंत अपने सिर को घुमाकर देखता है तो वह लड़की बेड पर बैठी हुई थी और फिर नाराजगी भरी नजरों से राघव की तरफ देख रही थी।
राघव उसे लड़की की तरफ देखता है और बेड पर बैठते हुए अपने गहरी आवाज में बोला, अब क्या हो गया तुम्हें, सो जाओ ना, क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें भले ही नींद नहीं आ रही हो लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, और अगर मैं तुम्हारे साथ रात भर जागता रहा तो कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा, फिर मुझे कल सुबह काम पर भी जाना है। राघव अपनी बातें अभी कह ही रहा था कि तभी उसके कानों में उसे लड़की की उदासी भरी आवाज पड़ती है, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये बात जैसे ही राघव के कानों में पड़ती है राघव की तो जैसे सांस ही उसके गले में अटक जाती है। क्या कहा तुमने। राघव अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में उस लड़की की तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए उस सवाल करता है, तो वही वो लड़की राघव के सवाल को सुनकर एक बार फिर से अपनी पलकें झपकाकर अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर करते हो तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, और नहीं करते हो तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की क्या कहने की कोशिश कर रही है। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम इस समय सो जाओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सुबह दूंगा, ठीक है। इस समय तुम होश में नहीं हो और तुम मेरी किसी भी बात को समझने के काबिल अभी नहीं हो, इसलिए मेरी बात मानो और सो जाओ। राघव की इस बात को सुनकर वो लड़की अपने सर को हाँ में हिलाती है और फिर तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर राघव गहरी सांस लेता है और फिर वो जैसे ही बेड से उठने को होता है उससे पहले ही वो लड़की एक बार फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए राघव के बालों को पकड़कर तेजी से अपनी तरफ खींच लेती है। और इस बार राघव के होंठ सीधा जाकर उस लड़की के होठों से टकराते हैं। उस लड़की को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर राघव वो अपनी सांस तक रोक लेता है और अपनी कल के झपकते हुए बिल्कुल अनबिलीवेबल में उस लड़की की तरफ देखने लगता है। वो लड़की राघव के होंठों को किसी चॉकलेट की तरह अपनी चीज से चैट रहे थे, जो कि राघव के लिए बहुत ही अजीब था। राघव आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रहे थे जब अपने मुंह ठीक को कसकर बंद करता है और तुरंत अपने चेहरे को हटाने की कोशिश करता है, मगर उस लड़की ने उसके बालों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि राघव चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाता है। जैसे ही वो अपने सर को उठाता एक बार वापस से वो उसके ऊपर गिर पड़ता है। उस लड़की के सॉफ्ट होंठ जैसे जैसे राघव के होंठों को टच कर रहे थे और जिस तरह से वो राघव को किस कर रही थी, वो तरीका बहुत ही क्यूट था, मगर राघव को बेचैन कर रहा था। राघव गहरी गहरी सांस लेते हुए किसी भी तरह से किस को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था और वो चाह रहा था कि वो लड़की खुद ही हटे, मगर काफी देर बाद भी वो लड़की हटाने की जगह और भी ज्यादा उसके होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह जब शक करना स्टार्ट कर देती है, तो राघव बेचैनी से तुरंत उसे लड़के के कंधे को पकड़ता है और उसे बेड पर दबाते हुए झटका के साथ उसके ऊपर से उठ जाता है। राघव ऐसे अचानक से उठकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है, मगर तभी उसके कानों में उस लड़की की रोने की आवाज पड़ती है। राघव तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखा है जो कि बेड पर लेटे हुए ही अपने हाथों को दूसरे हाथ से पड़ते हुए जोर जोर से रो रही थी। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर और अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करता हुआ देखकर राघव तुरंत से उसके करीब आता है और वो उसके हाथों को पकड़ता है और उसके हाथों को देखने लगता है। उस लड़की के हाथों के नाखून टूट चुके थे। बेशक उसके नाखून टूटना लाजमी था, क्योंकि उसने काफी कसकर राघव के बालों को अपनी मुट्ठी में भर रखा था कि राघव के छोटे से सिल्की बाल तो उसके मुट्ठी से फिसलते हुए आजाद हो जाते हैं, मगर उसके नाखून उसके खुद के ही नाखून से जोर से टकरा जाते हैं और बड़े होने की वजह से नाखूनों पर ज्यादा जोर बनते हैं, वो नाखून आधे से ही टूट जाता है। राघव उसके हाथों की तरफ देखते हुए परेशान सा हो जाता है। ये लड़की सच में उसके लिए किसी आफत से काम नहीं थी। वो जितना ज्यादा इस लड़की से दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा था कि उसे खुद ही लड़की के पास आना पड़ रहा था। राघव उसके हाथों को पकड़कर उसे उठाकर बेड पर बिठाते हैं, मगर अब तो वो लड़की जैसे पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी। वो राघव को ही उल्टा बेड पर पटक देती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठते हैं। वो राघव के गले पर जोर से अपने दांतों से काट लेते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो उस लड़की को कैसे दूर करने की कोशिश करता है, मगर वो दूर होने के बजाय उल्टा उसके नेकेड अपर बॉडी को अपने नाखूनों से खरोचना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो अपने दांतों के कार्यगिरी भी उसके बदन पर करने लगती है। मगर उसके सीने पर आते ही ना जाने उस लड़की के ऊपर कौन सा जुनून सवार हो जाता है कि सुबह उसके सीने पर अपने दांतों के कारीगिरी तो कर रही थी, मगर साथ ही साथ वो अपनी छोटी से गर्म जीभ को भी राघव के स्किन से टच कर रही थी, जिससे राघव की सांसें भारी होने लगी थी। राघव के लिए आप खुद को और रोक पाना बेहद मुश्किल था। राघव तब से कोशिश कर रहा था कि वो इस लड़की से दूरी बनाए रखें, मगर ये लड़की खुद ही बार बार उसके मुंह में उंगली करने की कोशिश कर रही थी। राघव उसे उसकी कमर से पकड़ता है और फिर झटके से उसे सीधा बेड पर पटक देता है और अब राघव की चाहत का आगे से पर उसे पर भारी होने लगा था। राघव पूरी तरह से उस लड़की को अपने कब्जे में करते हुए उसके हाथों को बेड पर दबाते हुए उसके लिए छोटे से नाजुक से होठों को अपने होठों के बीच दबाते हुए बेहद पैशनेट होकर उसके होठों को किस करने लगता है। और उसके इस किस से अब वो लड़की छटपटाने लगती है। वो तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमने की कोशिश करने लगते हैं, मगर अब राघव की पकड़ से उसका छूट पाना मुमकिन ही नहीं था। काफी लंबी किस के बाद जब राघव को एहसास होता है कि उसके नीचे दबी लड़की अब सांसों के लिए मशक्कत करने लगे, तब जाकर बहुत के होंठों को हाथ करता और उसके लाल हो चुके चेहरे की तरफ देखने लगता है। राघव एक हाथ से उसके गालों को सहलाता है
और फिर अपनी गहरी आवाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब आगे जो कुछ भी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। मैं तुम्हें कई बार दूर करने की कोशिश की, मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, मगर तुम्हें ही मेरे करीब आने की जिद की। तो अब होने वाले उस दर्द के लिए भी तैयार हो जाओ। राघव अपनी बात कहने के बाद एक एक करके उस लड़की के बदन से उसके सारे कपड़े निकालना शुरू कर देता है। इधर वो लड़की जो कि पहले ही पूरी तरह से नशे में थी, उसके बदन पर जैसे जैसे राघव के ठंडे हाथ टच हो रहे थे, उसके चेहरे से उसकी परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। उस लड़की के सारे कपड़े उसके बदन से अलग करने के बाद राघव की नजरें जैसे उसके बदन पर जम जाती है। उसका गोरा बदन कमरे की डिम लाइट में भी चमक रहा था और उसके वो परफेक्ट कर्व राघव की आंखों के सामने थे। ना चाहते हुए भी राघव के हाथ उस लड़की के सीने पर जाकर टिक से जाते हैं। पहले तो वो बहुत ही सॉफ्टली उस लड़की के सीने पर अपने हाथों को फिराता है, मगर अगले ही पल उसकी हाथों की पकड़ उसके सीने पर कर जाती है और राघव ऐसा करते हैं उस लड़की के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। वो तुरंत ही राघव के हाथों को अपने सीने से हटाने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही राघव उसके ही हाथों को पकड़कर बैठकर दबाते हुए उसकी तरफ बेहद गौर से देखते हुए बोला, इट्स टू लेट बेबी। अपनी बात कहते भी राघव अपने होठों को उसके सीने पर दिखा देता है, जिसे महसूस करते ही वो लड़की पूरी तरह से छटपटा उठती है। राघव के होठों को अपने बदन पर महसूस करते हुए उस लड़की की बदन की गर्मी और भी ज्यादा बनती जा रही थी। एक तो पहले से ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेहद गर्मी हो, अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये गर्मी उसकी जान ही ले लेगी। वो तुरंत ही राघव के पीठ पर अपने छोटे छोटे हाथों को रखती है। राघव की बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, जिसे टच करते हैं उस लड़की के चेहरे के सारे टेंशन धीरे धीरे आप शांत होने लगती है। वो कसकर राघव के बदन से लिपट जाती है। इधर राघव जो कि पहले से ही काफी ज्यादा बेचैन हो उठा था, वो उसके लिपटने से और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है और उसकी मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा हर्ष होने लगती है। अब तक जहां वो सिर्फ उसके सीने पर अपने होठों को फिरा रहा था, अब वो अपने दांतों से उसके सीने पर निशान छोड़ना शुरू कर देता है। राघव जैसे जैसे अपनी छाप उस लड़की के बदन पर छोड़ने जा रहा था, वैसे वैसे उस लड़की की मुंह से दर्द भरे सिसकियां निकलती जा रही था और वो राघव के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, आहे, दर्द हो रहा है। उस लड़की की बात सुनकर एक पल को राघव रुक जाता है, मगर अगले ही पल वो उसके ऊपर झुकते हुए उसके कान के पास अपने होठों को ले जाते हैं। वो अपनी फुसफुसाहट भरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब तुम्हें इस दर्द को सहना होगा। राघव उस लड़की से अपनी बात कहकर उस लड़की के सर को अपने गर्दन से निकाल लेता है। वहीं उस लड़की भी राघव की तरफ अपनी मदहोशी भरी नजरों से देख रही थी। इधर राघव भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए उस लड़की के होठों की तरफ झुकता है और अपने होठों को उस लड़की के होठों पर रख देता है। राघव उस लड़की के होठों को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। वहीं उस लड़की भी अपने दोनों हाथों को उठाकर राघव के गर्दन के इर्द गिर्द लपेट देता है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इधर राघव भी उस लड़की के होठों को शिद्दत के साथ चूमे जा रहा था। वहीं उस लड़की को तो किस करने नहीं आता था, लेकिन वो राघव को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उस लड़की बार बार राघव के होठों को काट दे रही थी। इधर राघव जो कि उस लड़की को किस करने में लगा हुआ था, वो जब उस लड़की के दांतों को अपने होठों पर महसूस करता है तो राघव के अंदर और भी ज्यादा गर्मी पैदा होने लगती है। इसके साथ ही राघव काफी एक्साइटेड होने लगता है। वही राघव उस लड़की के होठों को कुछ वक्त पहले जो प्यार से किस कर रहा था, अब राघव के किस पैशनेट किस में बदल जाती है। राघव काफी ज्यादा वाइल्ड होते हुए उस लड़की को किस किए जा रहा था। साथ ही साथ राघव उस लड़की के होठों पर भी हल्के हल्के बाइट कर रहा था, जिससे उस लड़की के मुंह से दर्द से भारी सिसकियां निकल रही थी। लेकिन राघव उस लड़की को किस कर रहा था, इसलिए उस लड़की की आवाज उसके मुंह से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। इधर राघव उस लड़की के होठों को किस करते हुए उस लड़की को अपने गोद में ही लिए बेड पर लेट जाता है। वहीं राघव उस लड़की के होठों पर अब काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से किस करने लगता है। राघव कभी उस लड़की के अपर लिप्स को किस कर रहा था तो कभी लोअर लिप्स को किस करते हुए बार बार बाइट कर रहा था। वही राघव की वाइल्ड किस इतनी ज्यादा वाइल्ड हो चुकी थी कि अब उस लड़की को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इधर उस लड़की अपने हाथों को राघव के कंधे पर रखकर राघव को पीछे धकेलने लगती है, लेकिन राघव तो जैसे आज उस लड़की के होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उस लड़की जब देखती है कि राघव उसके होठों को नहीं छोड़ रहा है तो उस लड़की अपने दांतों से राघव के होठों पर कस के काट लेती है। उस लड़की के ऐसा करते ही राघव झट से उस लड़की के होठों को छोड़ देता है। वहीं राघव के छोड़ते ही उस लड़की लंबी लंबी सांस लेने लगती है, जिस वजह से उस लड़की की बॉडी ऊपर नीचे होने लगती है। वहीं राघव जो उस लड़की के होठों को छोड़ते हुए उस लड़की को देखने लगा था, उसकी नज़र जब उस लड़की के बॉडी पर जाती है तो राघव की भी सांसें तेज होने लगती है। राघव बिना वक्त की देरी गवाए झुककर अपने होठों को उस लड़की के गर्दन पर रख देता है और उस लड़की के गर्दन पर किस करने लगता है। वही राघव के ऐसा करते ही उस लड़की की सांस और भी तेज होने लगती है। राघव उस लड़की के पूरे गर्दन पर किस करते हुए बाइट किए जा रहा था। वही राघव के बाइट करने की वजह से उस लड़की की आहें उसके मुंह से निकल रही थी। राघव को तो उस लड़की की दर्द भरी आहें भी मदहोशी से भरी आहें लग रही थी। इस वजह से राघव बिना रुके उस लड़की के गर्दन पर किस करते हुए बाइट किए जा रहा था।
वही राघव अब उस लड़की के गर्दन पर से अपने होठों को हटा देता है और उस लड़की पर से थोड़ा सा उठकर उस लड़की को देखने लगता है। वहीं उस लड़की पूरी तरीके से पसीने से लत-पत हो चुकी थी और लंबी लंबी सांस लेते हुए राघव को ही देखे जा रही थी। इधर राघव उस लड़की को देखते हुए अपने एक हाथ को बढ़ाता है और उस लड़की के गाल पर रखकर उस लड़की के गालों को सहलाते हुए राघव उस लड़की से कहता है, राघव बेबी, आई नो कि तुम्हें मेरे प्यार करने के तरीके से बहुत दर्द हो रहा है और अभी तुम्हारा दर्द और भी बढ़ने वाला है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी हो रही है और उस गर्मी को मुझे निकालना है। प्लीज बस आज के लिए मुझे झेल लेना। राघव उस लड़की से अपनी बात कहकर बिना उस लड़की की कोई बात सुने आगे बढ़कर अपने होठों को उस लड़की के करफ पर रख देता है और उस लड़की के करफ को बेतहाशा किस करने लगता है। राघव उस लड़की के होठों पर अपने होठों को रखकर उस लड़की को शिद्दत के साथ किस कर रहा था। वही राघव अब उस लड़की के ऊपर से उठ जाता है, फिर उस लड़की के कपड़ों को एक झटके में उसके शरीर से अलग कर देता है। इसके साथ ही राघव अपने कपड़ों को भी जल्दी जल्दी उतार कर बेड के नीचे फेंक देता है और अगले ही पल उसके होंठ उस लड़की के सीने पर थे, जिसे महसूस करते ही उस लड़की बुरी तरह से मचल उठती है। साथ ही वो राघव के चेहरे को अपने सीने से दूर करने की कोशिश करती है, मगर राघव अब अग्रेसिव होने लगा था। उसके दांत उस लड़की के सॉफ्ट के सीने पर अपने निशान देने लगते हैं, जिससे उस लड़की और भी तेजी से सिसकने लगती है, मगर कुछ ही पलों में उसका सारा दर्द गायब हो जाता है जब राघव की गर्म जीभ उसे महसूस होती है। वो तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेती है। राघव अब उस लड़की और खुद के ऊपर ब्लैंकेट को कर लेता है। इधर उस लड़की अपनी नशीली आंखों से बस राघव को ही लंबी लंबी सांस लेते हुए देख रही थी। वही राघव अब उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखे हुए उस लड़की से कहता है, राघव बस थोड़ा सा दर्द होगा माय बेबी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। राघव इतना कहकर उस लड़की की आंखों में देखते हुए ही अपने होठों को ले जाते हुए उस लड़की के होठों पर रख देता है। वही उस लड़की भी राघव के गले में अपने हाथों को लपेट लेती है। इधर राघव उस लड़की के होठों को किस करते हुए खुद को उस लड़की के अंदर इंटर कर देता है। राघव के ऐसा करते ही उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उस लड़की के मुंह से आवाज निकलने लगती है, लेकिन राघव के होंठ उस लड़की के होंठों को जकड़े हुए थे, जिस वजह से उस लड़की के होंठ से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वहीं उस लड़की अपने दोनों हाथों से राघव के कंधे पर मुक्के को बरसा रही थी और बार बार राघव को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की के बड़ी बड़ी आंखों से इस वक्त आंसू की धाराएं गिर रही थी। इधर उस लड़की में इंटर किया हुआ राघव अच्छे से समझ जाता है कि उस लड़की को इस वक्त कितनी ज्यादा दर्द हो रही होगी, लेकिन राघव के बॉडी में इस वक्त इतनी ज्यादा गर्मी थी कि राघव चाहकर भी खुद को उस लड़की के साथ फिजिकल होने से रोक नहीं पा रहा था। वहीं उस लड़की की आंखों से अब आंसू की धाराएं तेज होने लगी थी। इधर राघव खुद को बीच में ही रोक लेता है और उस लड़की के होठों को प्यार से किस करते हुए अपने एक हाथ को उस लड़की के सर पर रखकर उस लड़की के सर को प्यार से सहलाने लगता है, ताकि उस लड़की को अपने दर्द का एहसास बहुत कम हो। वही राघव बहुत देर तक उस लड़की को इसी तरह से कंसोल करने की कोशिश करता है। इधर उस लड़की भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और अब उसका दर्द भी कम होने लगता है। वही राघव उस लड़की के सर को सहलाते हुए वापस से अपनी होठों से प्यार से उस लड़की के होठों पर किस करते हुए खुद को एक झटके में उस लड़की के अंदर इंटर कर देता है। राघव के ऐसा करते ही उस लड़की के हाथों की पकड़ राघव के गर्दन पर कस जाती है। इसके साथ ही उस लड़की के नाखून राघव के गर्दन पर धंसने लगते हैं, जिस वजह से राघव के गर्दन से हल्के हल्के खून आने लगते हैं। वही राघव अब उस लड़की के अंदर खुद को धीरे धीरे मूव कर रहा था। इधर उस लड़की दर्द से करते हुए राघव के पैशन को झेल रही थी। वहीं राघव उस लड़की के पूरे बॉडी पर अपने हाथों को चला भी रहा था। वही राघव के पूरे रूप में उस लड़की के दर्द से भारी सिसकियां निकल रही थी, तो राघव की फैशन से भारी गहरी सांस जो उस लड़की और राघव के पूरे रूम को एक मदहोशी भरा माहौल था। आरिश सो चुका था, मगर आर्या की नजरें ऊपर सीलिंग को ही देखे जा रही थी। वह कभी आरिश के चेहरे की तरफ देखती तो कभी ऊपर छत की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेती, जैसे वह पहले से ही जानती थी कि इस पार्टी में आने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। वह धीरे से खुद के ऊपर से आरिश के हाथों को हटाने की कोशिश करती है, मगर उसके इस कोशिश का एहसास होते ही आरिश की पकड़ उसके ऊपर और भी ज्यादा कस जाती है। आर्या तुरंत ही पलटकर आरिश की तरफ देती, जो कि नींद में ही उसे पर अपनी पकड़ मजबूत किया जा रहा था। आर्या ये देखकर हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, अब आप बस भी कीजिए, आप पहले ही अपनी मनमानी कर चुके हैं, अब तो मुझे जाने दीजिए। आर्या की बातें आरिश के कानों में जा रही थी। आरिश अपनी नींद भरी आंखें खोलता है और फिर आर्या की तरफ देखता है। अपने सामने आर्या को देखकर एक पल को आरिश भी हैरान हो जाता है और वह तुरंत उठकर बेड पर बैठने की कोशिश करता है, मगर एक ही ब्लैंकेट में पूरी तरह से उलझी होने के कारण आर्या उसे उठने से रोक देती है, जिससे वह सीधा आर्या के ऊपर गिरता है। मगर आर्या को चोट लगती उससे पहले ही आरिश उसके दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए खुद को संभाल लेता है। इधर आर्या अपनी खुद की नजरों से आरिश के चेहरे की तरफ देखते हुए तुरंत ही अपने हाथों को आरिश के चेहरे पर रखती और एक जोरदार धक्का उसके चेहरे पर दे देती, जिससे आरिश का सिर ऊपर की तरह हो जाता है और दर्द से उसके मुंह से एक आवाज निकल जाती है और वह तुरंत आर्या के हाथों को अपने चेहरे से हटता है और आर्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम मेरी गर्दन तोड़ने का प्लान बना रही हो? और आधी रात को तुम्हें कहाँ जाना है? आरिश अपनी नज़र कमरे के विंडो की तरफ घूमते हुए अपने सवाल करता है। बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस समय सुबह नहीं हुई है और आर्या अभी कहाँ जाना चाहती थी।
मैं कहीं भी जाऊं आपको उसे क्या, आप हटाए मेरे ऊपर से, हमेशा से अपने अपने ही मनमानी की है, कभी आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। आर्या के गुस्से के साथ साथ उसके शिकायतें सुन आरिश गहरी सांस लेकर आर्या को अपनी बाहों में मजबूती से भरते हुए उसे लेकर वापस से बेड पर बैठते हुए उसकी तरफ अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, आई नो वाइफी, मैंने इन दोनों तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हारे बदन से आते खुशबू में भी मैं खुद को खोलना चाहता हूँ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम अपने आसपास किसी भी मर्द को आने की परमिशन दो, और खास करके उसे दानिश को। भूलो मत कि वह उसका ही भाई है, और तुम कैसे मान सकती हो कि वह दोनों एक जैसे नहीं है। आप बेकार में ही दानिश को बीच में ला रहे हैं। आरिश, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है और उसने मेरी मदद की है। अगर हम दोनों की फ्रेंडशिप बचती है और आगे बढ़ती है तो इसमें क्या ही दिक्कत है, और कौन सा मैं उसे चिपकती रहती हूँ। तुम मुझसे चिपक कर रहो या फिर तुम मुझसे दूर दूर रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस वह आदमी तुम्हारे आसपास नहीं चाहिए। अभी आरिश अपनी बात कही रहा था कि आर्या आरिश के चेहरे को कसकर दबाती है और उसके बाहर आ चुके होठों पर अपने छोटे छोटे खरगोश जैसे दांतों से जोर से काट लेती है, जिससे आरिश के होठों से खून बहने लगता है। मगर आर्या अभी भी अपनी नजरों से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, और आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले? भूलिए मत कि आपने ही मुझे डाइवोर्स दिया है, और एक डाइवोर्स के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी करूं, आप कोई नहीं होते हैं मुझे रोकने वाले। डाइवर्स। आरिश खुद से ही यह बात दोहराता है और अगले ही पल वह एक बार फिर से आर्या के ऊपर कब्जा करते हुए अपने पैरों को आर्या के पेट के दोनों तरफ करके लगभग आर्या के ऊपर बैठ जाता है, और फिर आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें प्रूफ चाहिए कि मैं कौन होता हूँ? तुम्हें रोकने वाला और तुम्हें कंट्रोल करने वाला। ठीक है, फिर लगता है एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आई है, तो मैं ये पेनफुल नाइट इस पूरी नाइट में चाहिए है ना? आरिश की, आप क्या कर रहे हैं? हटाए मेरे ऊपर से। अगर आपने दोबारा वह सब करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्या अभी अपनी बात कह रही थी कि वह अगले ही पल आरिश अपने पैरों की मदद से ही आर्या के दोनों पैरों को सेपरेट करता है। इधर आर्या जैसे ही आरिश की हरकत को महसूस करती है, वह तुरंत आरिश को खुद के ऊपर से धक्का देने लगती है। मगर आरिश आर्या के ऊपर से हटाने की बजाय उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर बेड के ऊपर दबाते हुए अपने पैरों की मदद से ही आर्या के दोनों पैरों को अलग करता है, और उसके पैरों के बीच बैठे हुए आर्या की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोला, इसके लिए अब बहुत देर हो चुके हैं। आर्या कुछ समझ पाए या फिर कुछ कह पाती उससे पहले ही वो आरिश को अपने अंदर महसूस करती है। आरिश के भीतर जाते ही आर्या के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकल पड़ती है, और वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर आरिश की तरफ देखती है और उसके कंधे को अपने नाखूनों से खरोचते हुए बोली, आप कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? मुझे तकलीफ हो रही है, आपको एक बार में समझ नहीं आता। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं अगले दिन सभी को पता चल जाए कि बीती रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था? आपके इस हरकत की वजह से आप जान रहे हैं कि कल को अगर कुछ होता है तो मेरे कैरेक्टर पर ही सवाल उठेगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्या अपनी बातें कहते हुए रोने लगी थी। इधर आरिश आर्या की बातें सुनते हुए अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए आर्या के गालों को धीरे से सहलाते हुए उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई यहाँ देखेगा तब तुम्हारा कैरेक्टर पर सवाल उठेगा। जब तुम्हें यहाँ कोई देखेगा ही नहीं तो कौन जानता है कि बीती रात को तुम किसके साथ थी और तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, और तुम यहाँ रुकी भी थी या नहीं। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है आरिश, आप पहले ही काफी ज्यादा हट कर चुके हैं। I know wife that it is a little painful for you. After all, you are coming close to me after so many days. A little pain is normal. But don't worry, I will soon make you habituated to this love makeout once again. After that you will not feel any pain at all. आरिश के दूर हटाने की जगह उसके मुंह से इन बातों को सुनकर आर्या का मन कर रहा था कि वह आरिश के चेहरे को नोच ले। वह इस समय बुरी तरह से जल चुकी थी और वह आरिश को जी भर के मारना चाहती थी। वह अपना सारा गुस्सा आरिश के ऊपर निकलना चाहती थी, मगर वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। आरिश और आर्या इन दोनों किंग है। मेकआउट सेशन में कब सुबह हो जाती है इन दोनों इसका एहसास नहीं होता। आर्या पूरी तरह से थक चुकी थी, उसमें अब अपनी उंगली हिलाने तक की हिम्मत नहीं बची थी। एक तो कितनी मुश्किल से उसने खुद को शांत किया था और उसने अपने आप पर काबिल बनाया था, मगर आरिश ने एक बार फिर से उसके सारे एनर्जी छोड़ दी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरिश उससे दूर हो और वह गहरी नींद में सपनों की दुनिया में खो जाए। आरिश बुरी तरह से हाफ रहा था। दोनों के ही बदन पसीने से भीगे हुए थे और ब्लैंकेट उन दोनों के ही बदन से चिपक चुकी थी। आरिश के बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे, मगर वह अभी भी आर्या को किस करने में लगा हुआ था, मगर आर्या की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वह अब अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटी हुई थी। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि आर्या काफी गहरी नींद में सो भी चुकी है। आरिश आर्या के चेहरे की तरफ देखता है और उसके माथे पर प्यार से किस करता है और फिर धीरे से आर्या के ऊपर से हटा है, मगर वह पूरी तरह से आर्या के ऊपर से नहीं हटा था। आरिश के चेहरे पर अभी बेचैनी साफ साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, मगर आर्या काफी गहरी नींद में सो चुकी थी। आरिश उसे परेशान भी नहीं करना चाहता था। आरिश खुद को शांत करने के लिए एक बार फिर से आर्या के ऊपर झुकता है
और अपने चेहरे को आर्या के गले में छुपाते हुए वह गहरी गहरी सांस लेने लगता है और काफी देर तक ऐसा करते रहने के बाद आरिश अपने सिर को उठता है और आर्या के कानों पर धीरे से किस करते हुए बोला, ये जो तुम बीच में ही सो गई हो इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, तुम बस तैयार रहना। आरिश अपनी बात कहकर आर्या से खुद को अलग करता है और आर्या के बगल में ही लेट जाता है। आरिश के हिसाब से अभी भी थोड़ी बहुत कसर रही थी। वह अब साइड टेबल के तरफ अपने फोन की तरफ देखता है, फिर तुरंत अपना फोन उठाकर वह टाइम देखता है तो सुबह के 5 बजे बज चुके थे। टाइम देखकर आरिश एक बार फिर से नजरें घुमाकर आर्या की तरफ देखता है जो कि काफी गहरी नींद में सो चुकी थी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि अभी वह कितनी गहरी नींद में सोई हुई है। आरिश अपने फोन को साइड टेबल पर वापस से रखते हुए तुरंत बेड से उठता है और फिर नीचे पड़े अपने पैंट को उठाकर वह पहनता है। पैंट पहनते हुए आरिश की नजरें आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी। आरिश के उठने की वजह से आर्या के ऊपर से ब्लैंकेट थोड़ा नीचे की तरफ सरक गई थी, जिसे आर्या की पूरी पीठ साफ साफ आरिश आंखों के सामने थी और आर्या की पूरी पीठ पर आरिश की उंगलियों के और दांतों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। और उन निशानों की तरफ देखते हुए आरिश को जरा भी अफसोस नहीं था उनका। उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने ना जाने क्या जीत लिया हो। आरिश अब अपनी शर्ट को उठना है और फिर उसे लेकर बेड पर बैठते हुए धीरे से आर्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए आर्या को उठाने की कोशिश करता है, मगर आर्या तो जैसे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। आरिश के हाथों को खुद से दूर धकेलते हुए आर्या से थोड़ा दूर खिसककर वापस से सो जाती। अपनी नींद भरी आवाज में बोली, आरिश अब बस भी कीजिए, आप बहुत परेशान करते हैं मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ पर आखिर आई हूँ। क्यों, कितना बढ़िया मैं वहाँ पर रह रही थी, कम से कम आपसे दूर थी तो सुकून से जी ही रही थी, आप तो मुझे सुकून से सोने भी नहीं देते हैं। आर्या की बातें सुनते हुए आरिश की आंखें छोटी हो गई थी, मगर वह इस समय आर्या की बातों का जवाब नहीं देना चाहता था और ना ही वह आर्या से इस बात के लिए बहस करने वाला था। वह आर्या की बाजू को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और सीधा उठकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। मगर आरिश के गोद में आने के बावजूद आर्या अपनी आंखें नहीं खोलती, उल्टा वह अपने सिर को आरिश के सीने में घुसाते हुए आरिश से लिपट जाती हैं, जिससे देखकर आरिश गहरी सांस लेता है। आर्या के बदन पर इस समय कोई कपड़ा नहीं था और आरिश के भी अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। दोनों की है स्किन आपस में टच हो रही थी और आर्या के सॉफ्ट और मखमली स्किन को महसूस करते हुए आरिश एक बार फिर से बेचैन होने लगा था। आर्या इस समय जिस कंडीशन में थी उसके बाद तो आरिश कभी खुद को कंट्रोल नहीं करता। अगर आर्या को इस समय नींद नहीं आ रही होती तो आरिश आर्या के चेहरे से लेकर उसके गर्दन से होते हुए उसके क्लीवेज और उसकी पीठ की तरफ देखता है, जहां पर उसकी उंगलियों और नाखूनों से खरोचने के निशान थे। आर्या पर आरिश सच में काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और उसके एग्रेसिव के निशानी आर्या के बदन पर साफ साफ नजर आ रहे थे। आरिश धीरे से अपने एक हाथ को बढ़कर और निशानों को अपनी उंगलियों से सहलाता है और फिर आरोही के चेहरे की तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ आज तुम्हें बेहद तकलीफ हुई होगी, मगर इस तकलीफ की वजह भी तुम ही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया है कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जब कोई तुम्हारे आसपास रहे, मगर तुम हर बार मेरी बात को इग्नोर कर देती हो और उसे उठ रही मेरी जलन को मैं कभी काबू नहीं कर पाता और हमेशा तुम्हें चोट पहुंचा देता हूं और इस बार भी यही हुआ है। आरिश अपनी बात कहकर आर्या के माथे पर किस करता है और उसके बालों में धीरे से अपने हाथ फेंकते में बोला, और शायद मुझे ये भी लगता है कि मैं आगे भी कभी खुद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें खुद को रोकना होगा। तुम्हें किसी भी मर्द के करीब जाने से खुद को रोकना होगा। ये याद रखना होगा कि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें हर बार इस तकलीफ से गुजरन होंगे। आरिश अपनी बातें कहते हुए आर्या को अपनी शर्ट पहनाता है और उसे अपनी गोद में लिए हुए ही बेड से खड़ा हो जाता है। आर्या को जरा भी होश नहीं था, वह आरिश के सीने में अपने सर को दसई हुए अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। आरिश आर्या की तरफ देखता है और फिर एक नज़र बेड की तरफ देखता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बेड की हालत क्या है, मगर बेड के नीचे पड़े आर्या के कपड़ों से उसे फर्क पड़ रहा था। आरिश कपड़ों को समेटता है और उसे भी अपने हाथों में लेकर वह उसे कमरे से बाहर चला जाता है। आरिश को अंधेरे कमरे से एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाजें बाहर आ रही थी। उस लड़की की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर बेहद ज्यादा डरी हुई है। वह बार बार दरवाजे पर अपने हाथों को मारते हुए एक ही बात की रट लगाए बैठी थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों मुझे यहाँ पर बंद करके रखना चाहते हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। लगातार रोने और चिल्लाने की आवाज से कमरे से बाहर तो आ रही थी, मगर कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा था। काफी देर तक यह आवाज से लगातार बाहर आने के बाद अचानक सही शांत हो जाती है और सब कुछ पूरी तरह से शांति से भर उठता है। उस कमरे के बगल में मौजूद दूसरे कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, मगर उस कमरे के बीच एक आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए बैठा हुआ था। उसका चेहरा ना देख पाने के कारण उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को भी समझ पाना बेहद मुश्किल था। उस अंधेरे भरे कमरे में उसकी आंखें चमक रही थी, मगर उसकी आंखों में किसी के लिए बेपनाह नफरत नजर आ रही थी। तभी उसे करने का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अपने भारी कदमों से चलते हुए कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर आते ही कमरे के अंदर मौजूद आए इंसान की तरफ देखते हुए बोला, तुम कब तक खुद को इसी तरह अंधेरे में बंद रखने वाले हो, भूल क्यों नहीं जाते, जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारा बीता हुआ कल है। अगर बीते हुए कल को अपने आज में शामिल करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफें ही हाथ लगने वाली है।
उस आदमी की बातें सुनते हुए कैमरे के अंदर मौजूद शख्स की आंखें और भी ज्यादा कठोर हो जाती है और अचानक की उसकी गहरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। भले ही वह मेरा बिता हुआ कल है, मगर आज भी वह मेरे आज में शामिल होने की कोशिश करती है। मैं चाहकर भी उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अब उसकी जिंदगी ही मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ। ना तो वो मुझसे अब दूर जा पाएगी और ना ही वो मेरी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश कर पाएंगी। जिस कदर मैं उसके लिए तड़प हूँ, मैं उसे उससे कहीं ज्यादा गुना तड़पाऊंगा। आखिर उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि किसी से मोहब्बत करने के बाद उस मोहब्बत में तड़पना क्या होता है। भले ही वो मोहब्बत में ना मेरी नफरत में तड़पे, मगर अब तड़प भरी जिंदगी ही अब उसकी जिंदगी होगी। उसे आदमी की आवाज में उसका जुनून साफ साफ समझ आ रहा था। वही उसकी बात सुनता वो आदमी दरवाजे के पास खड़ा एक गहरी सांस लेते हुए अपने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। क्यों तुम उसकी वजह से खुद को ही तकलीफ दे रहे हो? तुम जानते हो ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसे तकलीफ दे सको, फिर क्यों करना चाहते हो तुम ये सब? उस आदमी के सवालों को सुनने के बाद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और पूरी तरह से शांति छा जाता है। इस शांति को महसूस करके वह आदमी गहरी सांस लेकर अपने सर को ना में हिलाता है और फिर अपने गहरी आवाज में बोला, तुम्हें जो करना है तुम करो, मगर खुद को इस तरह से तकलीफ देना बंद करो। अपने बारे में ना सही काम से कम अपनों के बारे में सोचो। तुम्हारी यह तकलीफ भले ही तुम अपनों के सामने जाहिर न कर पाओ, मगर ये तुम्हारी आंखों में हर पल नजर आती है और मुझे यकीन है कि उसे भी यह बात छिपी नहीं होगी। भले ही वह तुमसे कुछ कहती नहीं है, मगर वह भी इस बात को महसूस कर सकती है। वह आदमी अपनी बात पूरी करता है और सीधा करने से बाहर चला जाता है। उसके कमरे से बाहर जाते ही कमरे के अंदर मौजूद शख्स की आंखें अचानक से ही बदल जाती है। वह तुरंत ही चेयर से उठता है और तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर आता है। कमरे से बाहर आते ही उसके कानों में कोई आवाज नहीं पड़ती है, जिसे महसूस करके वह तुरंत उसे कमरे की तरफ देखता है जिस कमरे से अभी एक लड़की के चिखने की आवाज आ रही थी। उस कमरे की तरफ देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो जाती है। कमरे में इतनी शांति थी जिसे महसूस करके वह तुरंत एक सर्वेंट की तरफ देखता है, उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। वह सर्वेंट उसके इशारे को समझते हुए तुरंत उसके पास आता है। उसके बाद वह आदमी उसे कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ और जाकर देखो उसे। उस आदमी की ऑर्डर फॉलो करते हुए वह सर्वेंट तुरंत उसे कमरे की तरफ जाता है और कमरे के दरवाजा धीरे से खोलना है। दरवाजा खोलते हैं, उसकी नजरें फर्श पर बेहोश पड़ी उसे लड़की की तरफ जाता है। वह तुरंत ही पलटकर अपने पीछे खड़े अपने प्रेसिडेंट की तरफ देखता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपने सर को झुकते हुए अपने धीमे से यह आवाज में बोला, प्रेसिडेंट हमें लगता है कि यह बेहोश हो चुकी है, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? सर्वेंट की बात सुनकर वो आदमी कमरे की दरवाजे तक आता है और दूर से ही कमरे के अंदर देखता है। उसकी नजरें फर्श पर बेहोश पड़े उस लड़की की तरफ जाती है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत ही उसे सर्वेंट को वहां से जाने के इशारा करते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। वो सर्वेंट अपने मास्टर की बात सुनकर हैरानी भरी नजरों से एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगता है, मगर अगले ही पर वजह से होश में आता और तुरंत ही तेज कदमों से वहां से भाग निकलता है। उसके जाते ही वह आदमी अपनी कदमों से कमरे के अंदर आता है और वह बेहोश पड़ी उसे लड़की के पास जाकर अपने पंजों के बाल बैठता है। उस लड़की का पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह धीरे से अपने एक उंगलियों से उसके बालों को उसके चेहरे से हटता है। बाल हटते ही उस लड़की का खूबसूरत सा चेहरा उसे शख्स की गहरी आंखों के सामने था और यह चेहरा जैसे ही उसकी आंखों के सामने आता है, एक बार फिर से उसकी आंखें कठोर होने लगती है और उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरने लगता है। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और नफरत भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारी यही सजा है, बहुत आज़ादी तुम्हें मिल चुकी है, अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरी इस कैद में गुजारने होगी। विंडो से आती सूरज की रोशनी सीधा राघव के चेहरे पर पड़ती है। सूरज की किरणों से परेशान होते हुए राघव अपनी आंखें खोलता है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे अपने शरीर में थकान महसूस होती है, जिसके थकान उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। अपने सिर को धीरे से अपनी उंगलियों से रब करते हुए उठकर बेड पर बैठ जाता है, मगर जैसे ही वह उठकर बेड पर बैठता है उसे एहसास होता है कि वह इस समय किस हालत में है। राघव तुरंत अपनी हैरानी भरी नजरें अपने बगल में घूम कर देखता है तो उसके बगल में एक लड़की सोई हुई थी जिसका चेहरा उसके बालों से ही ढका हुआ था। उसे अपने बगल में लड़की को देखकर तो राघव जैसे सदमे ही चला गया था, मगर अगले ही पल उसे बीती रात के हर एक नज़ारे याद आने लगते हैं। याद करते हुए वह अपने थूक को गाटकता है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से वह अपने सीने को थपथपाता है। राघव की सांस भारी हो चुकी थी। वह काफी देर तक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत कर रहा था। उसकी धड़कनें भी बेहद तेजी से धड़क रही है। उसे लड़की की ओर देखते हुए वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी देर की कोशिश के बाद फाइनली जाकर वह हिम्मत जुटा पाता है कि वह उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर उसके बालों को उसके चेहरे से दूर कर सके। राघव धीरे से उसके बालों को उसके चेहरे से हटता है तो उसके सामने उसे लड़की का छोटा सा चेहरा नजर आता है। वह खूबसूरत सा चेहरा जिसमें बीती रात राघव सब कुछ भूल चुका था। वह भूल चुका था कि वह आखिर में है कौन और वह क्या कर रहा है। जो वह लड़की चाहती थी राघव बस वही किए जा रहा था, जैसे उसे लड़की ने पूरी तरह से उसके ऊपर काबू कर ली थी।
राघव उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी नजरें उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो कि इस समय बंद थी उसकी लंबी घनी पलके को बहुत गौर से देखने लगता है। धीरे धीरे उसकी नजरें नीचे की तरफ जाने लगती है। उसकी छोटी सी नाक और उसके सॉफ्ट से होठ जिसे कल रात राघव ने ना जाने कितनी ही देर तक लगातार चुम था, उसके होठों पर राघव की नजरें जैसे टिक सी जाती हैं। राघव के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कुराहट आने लगती है। वह धीरे से अपने हाथों से उसके गालों को सहलाता है, मगर राघव के हाथों पर स्पर्श पाते ही वह लड़की नींद में कसमस उठाती है, मगर वह अपनी आंखें नहीं खोलती है। उल्टा वह दूसरी तरफ करवट लेकर सोने लगती है, मगर जैसे ही वह करवट लेने की कोशिश करते नींद में ही उसके मुंह से निकल जाती है, जिसे सुनते ही राघव तुरंत ही उसके ऊपर झुकता है और फिर उसे उसके कंधों से पकड़ते हुए अपनी तरफ वापस से घूमते हुए उसके गालों को दबाते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? राघव के सवाल करने के बाद भी उसे लड़की का कोई जवाब नहीं मिलता, जिसे देखकर राघव गहरी सांस लेता है और फिर उसके गालों को धीरे से दबाते हुए बोला, अब उठ भी जाओ, और कितना सोना है तुम्हें? ऑलरेडी बहुत सुबह हो चुकी है, अगर अभी तुम नहीं उठी तो फिर बाद में मुझे किसी भी चीज के लिए मत कहना। राघव की आवाज उसे लड़की के कानों में सुबह सुबह किसी कौवे की तरह गूंज रही थी। वह सुबह सुबह परेशान होते हुए नींद भरी आंखें खोलती है और वह राघव की तरफ देखती नींद में ही उसे राघव की धुंधली सी तस्वीर उसकी आंखों के सामने आती है, मगर वह अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए अपने आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए राघव को देखती हैं, जब तक कि राघव उसकी आंखों में पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता है। और जैसे ही राघव का चेहरा उसे लड़की की आंखों में साफ होता है, वह लड़की तुरंत ही बेड से उठकर बैठ जाती है, मगर वह जैसे ही बैठी है वह तुरंत ही अपने पेट को पकड़ लेती है। उसकी आंखें झिलमिलाती है, वह अपनी हालत देखती है। इधर राघव खुद भी उसकी इतनी तेजी से उठकर बैठने पर तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो उस लड़की को हाथ लगाता है, लड़की गुस्से से उसके हाथों को दूर झटक देती है और गुस्से में आकर राघव की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आंखों में गुस्सा भी साफ साफ नजर आ रहा था। वह लड़की गुस्से में राघव की तरफ देखते हुए अपने रोने को कंट्रोल करते हुए अपनी टूटी हुई आवाज में बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि बिना किसी लड़की के परमिशन के उसके करीब नहीं आते हैं? वह लड़की अपनी बातें करते हुए रोने लगी थी। इधर राघव उसकी बातें सुनकर कुछ पल को हैरान होता है, मगर फिर वह खुद को ही समझते हुए उसे लड़की की तरफ देखता और अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम मुझे जज कर सकती हो, लेकिन जब तक तुम पूरा सच नहीं जानोगे तुम कैसे कह सकती हो कि मैं गलत हूँ? ऐसा भी हो सकता है कि तुम भी गलत हो सकती हो, और जिस तरह से मैं तुम्हें नहीं जानता उसी तरह से तुम भी मुझे नहीं जानती हो। जब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी हैं तो फिर तुम मुझे ही गुनहगार कैसे बना सकती हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम उसे आरिश के तिरछी पूछ हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। हमेशा वह मेरी फ्रेंड को हट करता है और तुम हमेशा उसकी तरफदारी करने के लिए मेरे दोस्त के पास आ जाते हो। क्या मैं नहीं जानती तुम कितने बड़े कमीना इंसान हो? अपने सामने बैठी लड़की के मुंह से, जिसे राघव जानता तक नहीं था, जिसे वह पहली बार मिल रहा था, उसके मुंह इतनी तारीफ सुनकर राघव को तो पक्का यकीन हो चुका था कि वह सच में फेमस हो चुका है, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि बुरे कामों में साथ देने के लिए। वह कंफ्यूजन से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे कैसे जानती हो? राघव के सवालों का जवाब तो उसे नहीं मिलता, मगर हाँ, एक उड़ता हुआ पिलो उसके मुंह पर पड़ता है। राघव जब तक संभाल पाता तब तक उसके मुंह पर वह तकिया जाकर लग चुका था। राघव तुरंत ही उसे पिल्लों को अपने चेहरे से दूर करता है और हैरानी भरी नजरों से अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देखते हुए बोला, जिस तरह से तुम मुझे डिफाइन कर रहे हो, आई एम श्योर कि तुम भाभी को अच्छी तरह से जानती हो। नहीं है वह तुम्हारी भाभी? क्या तुम भूल गए अपने दोस्त के उसे कारनामे को? तुम्हारे दोस्त ने उसे खुद डाइवोर्स दिया है, इसके बाद भी तुम उसे रिश्ता कैसे निभा सकते हो? तुम एक नंबर के खटिया आदमी हो। पहले तुम्हारे दोस्त ने मेरी दोस्त के साथ इतना गलत किया, उसके बाद तुमने भी मेरे साथ गलत किया। तुमने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राघव के सामने बैठी लड़की इस समय कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। अंजलि गुस्से से बेड से उठने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वह अपने कदम बेड से नीचे रखती है तुरंत ही लड़खड़ा जाती है, और जब तक वह खुद को संभालने के लिए बेड को पकड़ पाती तब तक वह नीचे फर्श पर गिर चुकी थी। फर्श पर गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जिसे सुनते ही राघव तुरंत उसके पास आता है और उसे फर्श से उठाते हुए उसे वापस से बेड पर बैठता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो मैं नहीं जानता कि तुम मुझे कैसे जानती हो, और ना ही मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी इतनी तारीफें कैसे कर रही हो, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो गलत है। बीती रात तुम ड्रंक थी, तुम नशे में थी। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, मगर तुम मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हो रही थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पिछली रात का रिग्रेट भी होगा, लेकिन मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुम चाहो तो मैं एक बार तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अंजलि अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने पेट को बेहद तेजी से पकड़े हुए अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। राघव की बातें भले उसके कान में जा रही थी, मगर इस समय उसे इतना दर्द महसूस हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह राघव का गला दबा दे। अंजलि गुस्से से अपने दांतों को किटकिटते राघव के हाथों को जोर से झटकते हुए जेट चीखती हुई आवाज में बोली, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, सिर्फ मेरे भाई को छोड़कर, क्योंकि वह तुम लोग जैसा नीच आदमी नहीं है। तुम्हें किसी लड़की की फीलिंग्स की बिल्कुल ठीक कदर नहीं है।
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे उसे रिएक्शन और उसे एक्शन से किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम सब के सब सिर्फ और सिर्फ खुद को दूसरे के ऊपर थोपने वाले हो। तुम्हारा दोस्त हमेशा से ही मेरे दोस्त के साथ ऐसा करता आया और आज तुमने भी यह साबित कर दिया कि तुम भी बिल्कुल उसके जैसे ही हो। अंजलि की बातें सुनते हुए राघव चुपचाप अपने सिर को झुकाए हुए था, बस चुपचाप अंजलि की सारी बातें सुन रहा था। वह जानता था कि वह गलत है, भले ही अंजलि नशे में थी मगर वह होश में था। उसे खुद को संभालना चाहिए था मगर अब उसे बारे में सोचना बहुत देर हो चुका था। अंजलि एक बार फिर से गुस्से से राघव के हाथों को झटकते हुए बेड नीचे उतर जाती है और वह लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती। इधर राघव चुपचाप अंजलि को बाथरूम की तरफ जाता हुआ देख रहा था। वह देख सकता था कि अंजलि के पैर कांप पड़ रहे हैं और वह बाथरूम की तरफ जा भी नहीं पा रही है। बार बार वो खुद को इस तरह से इतनी तकलीफ में बाथरूम की तरफ जाता हुआ देखता है और तुरंत आगे बढ़कर अंजलि को अपनी गोद में उठा लेता। अंजलि जो कि इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वह तुरंत ही राघव की गोद में झटपटा उठाती है और राघव से दूर होने की कोशिश करने लगती है। मगर अंजलि जितना ज्यादा राघव से दूर होने की कोशिश कर रही थी, राघव की पकड़ अंजलि के ऊपर उतनी ही ज्यादा कसती जा रही थी। राघव अंजलि की तरफ देखता है और फिर अपने शांत सी आवाज में बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अब दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मगर मैंने जो गलती की है मैं उसे सुधारने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ, एटलीस्ट तुम्हारे दर्द को कम कर ही सकता हूँ। मैं बस तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ने जा रहा हूँ, तो तुम्हें इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। राघव की बातें सुनकर अंजलि कुछ पल को शांत हो जाती है और राघव की तरफ चुपचाप देखने लगती है। इधर राघव अंजलि को लेकर बाथरूम में आता और वह सीधा उसे काउंटर पर बिठाता है और फिर अपनी नजर घूमने लगता है। इधर अंजलि खुद भी कंफ्यूजन भरी नजरों से राघव की तरफ देख रही थी, हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मगर राघव की तरफ देखते हुए बिल्कुल शांति से बैठे हुए अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबे जा रही थी। राघव काफी देर तक इधर उधर अपनी नजर घूमता है और फिर वह बाथरूम की तरफ देखते हुए अंजलि से धीमी आवाज में बोला, क्या तुम हॉट वाटर का शावर लेना चाहोगे? इस तुम्हें आराम भी मिलेगा और तुम्हारी थकान भी उतर जाएगी। राघव अंजलि से अपनी बातें कहते हुए अंजलि की आंखों में ही देखे जा रहा था। इधर अंजलि राघव को इतने कॉन्फिडेंट के साथ अपनी आंखों में देखता हुआ देखकर अपनी नजर राघव से फिरते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। अंजलि की आवाज को सुनकर राघव अपने सिर को ना में हिलाता है और वह बाथटब की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। बाथटब के पास आकर वह बाथटब का नल ऑन करता है। पानी बेहद ठंडा आ रहा था क्योंकि इसका सेटिंग राघव ने ही कल रात को किया था, जिस वजह से बाथरूम में हर एक नल से पानी ठंडा आ रहा था। राघव तुरंत ही पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और एक टेम्परेचर सेट करने के बाद वह पानी में अपने हाथों को डालते हुए देखने लगता है कि इतना गर्म अंजलि बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, और परफेक्ट टेम्परेचर पर पानी को सेट करने के बाद अंजलि की तरफ देखता है और फिर एक बार फिर से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इधर अंजलि राघव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती है, जो कि इस समय उसने खुद के ऊपर लपेट रखा था। राघव अंजलि के पास आता है और फिर उसे काउंटर पर से उतरते हुए उसे लेकर बाथटब के पास जाता है और फिर धीरे से उसके एक हाथ को लेकर पानी में डालता है। अंजलि बस गौर से राघव को देखे जा रही थी। इधर राघव अंजलि के हाथों को बाथटब के पानी में डालने के बाद अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, क्या इतना हॉट वाटर सही है या फिर तुम इससे भी कम हॉट वाटर यूज करना चाहती हूँ या फिर नहीं, इतना ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी राघव अपनी बात पूरी कर ही रहा था मगर उससे पहले ही अंजलि अपने हाथों को रख अपने हाथों से छुड़ाते हुए राघव की तरफ देखते हुए अपनी बात कहती है। इधर राघव अंजलि की बात सुनकर अपने सर को हाँ में हिलाता है और फिर गहरी सांस लेते हुए बाथरूम के दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, अब तुम बात ले लो और उसके बाद अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम मुझे आवाज दे सकती हो, मैं कमरे में ही हूँ। राघव अपनी बात खत्म करता है और वह बाथरूम से बाहर जाकर बाहर से बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। इधर अंजलि बस खामोशी से राघव की हर एक बर्ताव को नोटिस करती है और उसे बाथरूम से बाहर जाता हुआ देखती रहती है। डार्क पैलेस। आरिश सोफे पर बैठा इस समय काम कर रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। उसने रॉयल ब्लू कलर के 3 पीस बिजनेस सूट को कैरी किया हुआ था। पैरों में ब्लैक लेदर शूज और हाथों में लिमिटेड एडिशन की वॉच के साथ उसने अपने बालों को बहुत ही तरीके से सेट किया हुआ था। चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बेहद डार्क एक्सप्रेशन के साथ वह अपने लैपटॉप में देखे जा रहा था। तो उसकी ठीक सामने बेड पर आर्या इस समय बेहद सुकून से सो रही थी। आरिश काम करते हुए बीच बीच में अपनी नजर उठाकर आर्या की तरफ भी देख रहा था। बस जब आर्या की तरफ देखता था उसकी आंखें बेहद सॉफ्ट हो जाती थी और वह हल्का सा मुस्कुराते हुए वापस से अपने काम में लग जाता था। आरिश जो आर्या को लेकर सुबह के 6 बजे ही डार्क पैलेस आ चुका था, वह तब से ही आर्या नींद पूरी होने का इंतजार कर रहा था। अब तो सुबह के 9 बजे बजने वाले थे मगर आर्या ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी और आरिश भी कमरे से बाहर नहीं गया था। आरिश अपने लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था कि तभी उसे दरवाजे पर किसी की आहट महसूस होती है, क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। आरिश अपनी नजर उठाकर देखता है तो दरवाजे पर नन्ही सी पंखुड़ी खड़ी थी। पंखुड़ी को देखकर आरिश तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और अपने कदम पंखुड़ी की तरफ बढ़ा देता है, जो कि दरवाजे का सहारा लिए चुपचाप खड़ी आरिश की तरफ देख रही थी।
वो अभी भी अपने नाइट ड्रेस में ही थी जिसमें वह बेहद प्यारी लग रही थी। उसके बाल भी काफी ज्यादा बिखरे हुए तो और अभी अभी सोकर उठने की वजह से वह अपनी होठों का पाउच बनाए हुए थे और आरिश की तरफ देखते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही थी। और आरिश दरवाजे के पास जाता है, अपनी घुटनों के बल बैठे हुए पंखुड़ी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्या बात है बच्चा, आज तो आपका स्कूल भी नहीं है, फिर आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या आपको रात को नींद अच्छी आई थी? आरिश के ऐसे पूछने पर पंखुड़ी पहले टुकुर टुकुर आरिश की तरफ देखती हैं और फिर तुरंत ही बेड की तरफ अपनी छोटी छोटी उंगलियों से इशारा करते हुए अपनी तोतली से आवाज में बोली, मम्मा। पंखुड़ी के मुंह से आर्या का नाम सुनकर आरिश तुरंत अपने सिर को पीछे घूमकर देखता है तो उसकी नजरें आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ जाती है जो कि दूर से ही नजर आ रहा था। पंखुड़ी की नजरें भी आर्या के ऊपर जा चुकी थी। आरिश पंखुड़ी को अपनी गोद में उठता है और उसे लेकर कमरे से बाहर आते हुए उसे लेकर अपने स्टडी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इधर पंखुड़ी अपनी टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। वह जब देती है कि आरिश उसे कमरे में ले जाने के बजाय उसे स्टडी रूम की तरफ ले जा रहा है तो वह तुरंत ही उसकी गोद में झटपटाती है और वह उसकी गोद से छूटने के लिए अपने हाथों को आरिश के सीने पर रखकर जोर जोर से उसे धक्का देने लगती है। आरिश अपनी बच्ची की हरकत को देखकर उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, बच्चे इस तरह से नहीं करते, मम्मा अभी सो रही है ना, मामा जब उठेंगे तो मैं खुद आपको माँ के पास छोड़ाऊंगा, लेकिन जब तक मैं मम्मा सो रही है तब तक आप उन्हें परेशान मत करो। आरिश की बात सुनकर पंखुड़ी का झटपटाना तो रुक जाता है मगर पंखुड़ी अपनी उदास चेहरे के साथ आरिश की तरफ देखते हुए अपने सिर को ना हिलाते हुए बोली, पंखुड़ी को माँ से मिलना है, आप पंखुड़ी को छोड़ो, पंखुड़ी मम्मा को नींद से नहीं जगाएगी, बस पंखुड़ी दूर से मम्मा को देखेगी। आरिश समझ सकता था पंखुड़ी को आर्या को देखे हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुका था। जाहिर तौर पर उसे आर्या हर दिन याद आती थी और वह आर्या को हर दिन ढूंढती थी और आज आर्या उसकी आंखों के सामने थी तो वह ऐसे कैसे आर्या से दूर जा सकती थी। आरिश अपनी बेटी की बात सुनकर उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा मेरा बच्चा, चलो डैडी आपको आपके मम्मा के पास ले ही जाते हैं। इतना कहकर आरिश स्टडी रूम में ना जाकर उधर से अपने कदम वापस अपने कमरे की तरफ घूमता है और वह कमरे में आकर धीरे से पंखुड़ी को फर्श पर छोड़ देता है। पंखुड़ी फर्श पर उतरते ही सीधा भागते हुए बेड की तरफ जाती हैं और वह धीरे से बेड पर चढ़कर चुपचाप आर्या के सीने से लिपटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर आरिश सोफे पर बैठकर उन दोनों के ही तरफ देख रहा था। वह अपनी बच्ची की हरकत पर मुस्कुराता है और अपने सिर को ना में हिलाते हुए वापस से अपने काम पर लग जाता है क्योंकि वह जान चुका था कि अब जब तक आर्या उठने वाली नहीं है उसकी बच्ची भी उसे लिपटकर उतना देर सोने वाली। दोपहर का समय, आर्या की नींद पूरी हो चुकी थी। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। पहले तो खुद को अनजान जगह पर देखकर आर्या बुरी तरह से घबरा जाती है मगर जैसे ही वो कमरे को गौर से देखने लगती है उसे याद आता है कि यह तो उसी का कमरा था। आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आर्या और ये करवट लेने को होती है मगर तभी उसे अपने सीने पर कुछ भारीपन सा महसूस होता है। वह तुरंत ही अपने सिर को नीचे करके देखती है तो उससे पंखुड़ी लिपट कर सो रही थी। अपनी बच्ची को इस तरह से खुद से लिपट कर सोता हुआ देखकर आर्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी कसकर पंखुड़ी को अपने सीने से लगाते हुए उसके छोटे से चेहरे को देखने लगती है। पंखुड़ी दोबारा से सो चुकी थी और वह इस समय बेहद गहरी नींद में सो रही थी। आर्या बहुत ही प्यार से उसके गालों को धीमे धीमे सहलाते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोली, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ कि आप मम्मा को कितना ज्यादा मिस करते हो, पर मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है कि माँ बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएगी। बस एक बार माँ अपने मकसद में कामयाब हो जाए, उसके बाद हमारी फैमिली एक बार फिर से पूरी हो जाएगी। आर्या अपनी बातें कहते हुए पंखुड़ी के चेहरे को बेहद गौर से देख रही थी। तभी आर्या के कानों में किसी के कदमों के आहट सुनाई देती है। आर्या तुरंत अपनी नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाजे से आरिश अंदर आ रहा था। उसके हाथों में एक ट्रे थी और वह ट्रे को लिए हुए बेड की तरफ ही देखते हुए अंदर आ रहा था। आर्या की नजर जैसे उसके ऊपर जाती है वह तुरंत अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूर आरिश को देखने लगती है। इधर आरिश आर्या की घूरती हुई नजरों को महसूस कर चुका था। वह अपने हाथों में पड़े ट्रे को लाकर साइड टेबल पर रखता है और फिर बेड पर बैठे हुए धीरे से पंखुड़ी के सिर पर हाथ रहता है और आर्या की तरफ देखते हुए बोला, तो हो गई तुम्हारी नींद पूरी, अब अगर और नहीं सोना हो और अगर तुम्हें भूख लगी है तो चलो उठो और कुछ खा लो, बहुत टाइम हो चुका है, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था। आरिश अपनी बात कहते हुए धीरे से पंखुड़ी को आर्या से अलग करता है और उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर देता है ताकि पंखुड़ी की नींद न खुले। उसके बाद में दूसरी तरफ जाते हुए आर्या को अपनी गोद में उठाने की कोशिश करता है मगर आरिश जैसे ही अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था, आर्या तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों से आरिश के हाथों को पकड़ती है और सीधा उसे अपने दांतों तले दबा देती है। और आर्या के दांत काटते ही आरिश दर्द से तड़प उठता है। वो तुरंत अपने हाथों को पीछे खींचने की कोशिश करता है मगर आर्या अपने नाखून उसके हाथों में कसते हुए आरिश की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, हिम्मत भी मत करना, अगर आपने अपने हाथों को हटाने की कोशिश की तो उसके बाद मैं आपका वह हल करूंगी कि आप दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कभी सोचेंगे भी नहीं। और वैसे भी रात में आपने कहा था कि रात में आपका टाइम था और सुबह मैं आपको जो पनिशमेंट देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ, इसलिए आपकी पनिशमेंट यही है कि आज आप पूरे दिन मुझे हाथ नहीं लगाओगे और बिल्कुल वैसे रहोगे जैसे हम पार्टी में थे।
एक डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ की तरह। मैं आपको नहीं जानती, आप भी मुझे नहीं जानते। अगर आज आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो जिद रात को आप इस कमरे में नजर नहीं आएंगे। आर्या लगभग धमकाते हुए आरिश से अपनी बात कहती है। इधर आरिश आर्या की बात सुन हैरानी से बड़ी नजरों से उसकी तरफ देखता है, मगर तभी उसे याद आता है कि हाँ, उसने आरिज से यह बात कही थी। मगर आरिश ये बात नहीं जानता था कि आर्या उसकी बात को इतना ज्यादा सीरियस ले लेगी। आरिश हैरानी भरी नजरों से आर्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी भी यह गलत है, वह सब तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। और कौन सा रात को तुमने मुझे मेरे मन के करने दी, रात को वही हुआ था जो तुम चाहती थी, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। समझ आए तुम्हें मेरी बात? आरिश की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आर्या आरिश के हाथों को आजाद करती है और अपने छोटे छोटे हाथों को आरिश की तरफ उठाते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। और आरिश भी आर्या को अपनी गोद में उठा लेता उसे लेकर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर आर्या उससे लिप्त अपने पैरों को उसके कमर पर लपेटे हुए, अपनी बाहों को उसके गर्दन में लपेटे हुए, अपने सिर को उसके कंधों पर रखते हुए टुकुर टुकुर आरिश की तरफ देखते हुए बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानने वाली हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, अब से वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम अब की बात कर रही हो, हमेशा से वही होता है जो तुम चाहती हो। भले ही दुनिया की नज़रों में तुम मुझे 1 साल से दूर हो, मगर सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि 1 साल में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। तुम तो कभी इंडिया नहीं आई और मुझे हर तीसरे दिन तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता था। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा था कि मैं तुम्हारे लिए कितना रिस्क लेता था? अगर किसी को भी पता चला कि मैं अभी भी तुमसे मिलता हूँ तो तुम्हें पता है कितना बड़ा हंगामा हो जाता। मगर नहीं, तुम्हें तो मेरा प्यार नजर ही नहीं आता, तुम्हें हर बार सिर्फ अपनी मनमानी चलनी होती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि इंडिया से लंदन जाना बहुत डिफिकल्ट बात है, मगर यह मत भूल कि यह फैसला आपका था। मैंने तो बस आपका साथ दिया है और यह वादा भी अपने ही किया था कि आप हर हफ्ते मुझसे मिलने आओगे, तो फिर आप इसका ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।